सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। लेट्स कंटिन्यू विथ जो हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था। आज हम लोग 2022 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ऑफिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की जो यूपीएससी का है उसके हिसाब से हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है यूपीएससी सीसेट पेपर 2 उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड ये क्यों कर रहे थे हम लोग, तो जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए बता दें कि जस्ट टू डेवलप वो माइंडसेट जिस माइंडसेट से यूपीएससी एक पर्टिकुलर आंसर को चूज़ कर रहा है। वो क्यों चूज़ कर रहा है वो उसके आंसर से ही पता हम लोग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरसी में हम लोगों को पता है कि जो भी आंसर कोचिंग वाले देते हैं 10 कोचिंग वालों का आंसर अलग अलग होता है। ठीक है, तो यूपीएससी खुद क्या सोच रहा है वो हम लोग हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से अपना माइंडसेट को डेवलप करेंगे। तो ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला पैसेज है इसमें। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पढ़ लेंगे हम लोग। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पैसेज पढ़ लेते हैं। देखो, the main threat to maintaining progress in human development comes from increasingly evident unsustainability of production and consumption pattern। तो मेन थ्रेट कहाँ से आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में? अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न से आ रहा है। करंट प्रोडक्शन, जस्ट अ सेकेंड, करंट प्रोडक्शन मॉडल रिलाई हेवली ऑन फॉसिल फ्यूल। वी नाउ नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाइनाइट। किसका बात हो रहा है? फॉसिल फ्यूल को जो यूज़ कर रहे हैं तो वो रिसोर्स फाइनाइट है और उसके लिए वो अनसस्टेनेबल है। द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड टू बी सीवियर्ड फॉर human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effect by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure. But most developing countries are hampered by high cost and low availability of clean energy sources. Developed countries need to support developing countries' transition to sustain human development. सीधा सा बात है, अनसस्टेनेबिलिटी हम लोग को कुछ तो समझ में आ रहा है ना कि कंजम्पशन, ये फॉसिल फ्यूल ट्रांसपोर्ट, फिर डेवलप कंट्रीज कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह पे खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमको समझ में आ रहा है। फिर हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाई हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्स। फिर ये भी कि डेवलप कंट्री को चाहिए कि वो सपोर्ट करे डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रांजिशन में। ठीक, अब देखो, अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हेवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल 100% लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो वन जिसमें जिसमें है वो तो होगा। दूसरा, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सही बात है। ठीक, एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, ये ऑप्शन होगा। अगर रिसाइकलिंग पे का एक्सपेंशन हो रहा है तब तो वो अनसस्टेनेबल रहेगा ही नहीं। तो 3 जहाँ जहाँ है वो कटेगा, 1 and 2 आंसर होगा। एंड सो आवर आंसर इज 1 and 2, दैट इज ए। ठीक है, यहाँ तक ये वाला एक्सपेंशन एंड रिसाइकलिंग ये तो उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, now the second question is, developed countries can support the developing countries transition to sustainable human development। कैसे कर सकता है ये लोग? देखो, खुद से सोचो। by making clean energy sources available at low cost, हाँ इससे तो हो सकता है। providing loan for improving their public transport at nominal interest rate, हाँ ये भी काम कर सकता है। encouraging them to change their production and consumption pattern। अब देखो, अगर ऑप्शन 3 का बात करते हैं तो ऑप्शन 3 ऐसे जनरल परसेप्शन, अगर जनरल वाइज देखें, ठीक है, ये पैसेज को कंसिडर नहीं करके तब ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये पैसेज को कंसिडर करके देख रहे हैं तो आप मतलब कहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या कि मतलब इनकरेज कर ये लोग का डेवलप कंट्रीज़ का इनकरेज करना इज सफिशिएंट? एकदम नहीं ना, क्योंकि प्रोडक्शन पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न किसी का बदलवाना इज़ नॉट मतलब आसान तो है नहीं। ठीक, लेकिन यहाँ अगर देखते हैं कि हाँ लोन वगैरह दे सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एट मिनिमल इंटरेस्ट, तो क्यों? क्योंकि ये लोग खुद, डेवलप कंट्री खुद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर चुके हैं, तो इनको एक्सपर्टीज़ है। तो एक काम तो ये लोग ये कर सकते हैं। दूसरा, क्लीन एनर्जी सोर्स भी दे सकते हैं एट लो कॉस्ट पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे पढ़ा था हमने? हाँ, some developed countries have begun to alleviate the worst effect by expanding recycling and investing in public infrastructure, public transport and infrastructure। तो ये दोनों काम तो ये लोग कर सकते हैं। ये completely मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमें पैसेज से मिल रहा है।
ये वाला स्टेटमेंट देखो है, जनरल परसेप्शन कह रहा है कि हाँ ये होगा, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से नहीं है ना आसान, मतलब पैराग्राफ के हिसाब से आप कैसे कर दोगे, ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इनकरेज क्या करना है, उनको पता तो है ही ना कि मतलब वो चीज़ सही है, लेकिन सही है तो करेंगे थोड़ी, क्योंकि अभी गरीबी को भी तो एड्रेस करना है, ठीक है, जो इस पैसे से पता चल रहा है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, 1 एंड 2 आंसर होगा, 3 जहाँ भी होगा वो नहीं होगा, ठीक है। सो द आंसर हेयर इज 1 एंड 2 बी, ठीक है। अब पैसेज 2, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा क्रक्स वगैरह नहीं लिखा हुआ है, पढ़ते हैं पैसेज क्या है। देखो, unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked, जब तक फोर्स या टेंडेंसी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिस्ट्रॉइंग कंट्री एनवायरनमेंट उसको चेक या कंट्रोल नहीं किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर, एफॉरेस्टेशन ऑफ डेन्यूडेड एरिया इज टेकन अप ऑन अ मैसिव स्केल, जब तक एफॉरेस्टेशन जो डेन्यूडेड एरिया है, इरोडेड एरिया, वहाँ पे जब तक मैसिव स्केल पे एफॉरेस्टेशन नहीं होगा, तो हार्डनेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल इरोजन by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people, will gradually become impossible. The desert country of the world and our own desert area in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large-scale deforestation. Pockets of desert-like landscape are now appearing in other parts of the country, including Satluj-Ganga plain and the Deccan Plateau, where only a few decades back there used to be a lush green forest with perennial streams and springs. There is only brown earth, bare of vegetation, without any water in streams and springs except in the rainy season. ठीक है, अब कह रहा है कि according to the passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following? तो डिफॉरेस्टेशन एंड डेन्यूडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू, क्या क्या होगा देखो समझते हैं। ये हो सकता है क्या, डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्स, हाँ होगा, कॉमन मतलब जनरल परसेप्शन के हिसाब से भी होगा एंड क्वेश्चन के हिसाब से भी होगा। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन, ये तो एकदम नहीं होगा ना, लैंड का कमी थोड़ी होगा, अच्छे लैंड का कमी होगा, ठीक है, जहाँ एग्रीकल्चर वगैरह किया जा सके उसका कमी देखने को मिलेगा, शॉर्टेज ऑफ लैंड नहीं होगा, ठीक। लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, तो ये तो मतलब ऑब्वियसली होगा ही। सो आंसर क्या होगा हमारा, 2 जिसमें है वो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर 1 एंड 3। एक तरीका है, तरीका ये है कि जो नहीं होगा, ठीक है, जो नहीं होगा आप उसको पहले देखो, उसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है, एंड जो हो रहा है उसके साथ आप क्रॉस वेरीफाई करके अपना आंसर टिक करो एंड अपना दिमाग उस हिसाब से डेवलप करो, अपना माइंडसेट उस हिसाब से डेवलप करो कि यूपीएससी ये पर्टिकुलर आंसर दे रहा है चीज़ों का, ठीक है, तो क्यों दे रहा है। तो यूपीएससी के सोल्यूशन के हिसाब से भी आंसर इज सी, दैट इज़ 1 एंड 3। नाउ हाँ, फिर से नेक्स्ट पैसेज है एंड एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट करा, कौन सा मैसेज ये चारों में से पता चल रहा है इस पैसेज के बारे में, ठीक है, तो ऑथर क्या मैसेज देना चाह रहा है, बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। देखो, इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग we think only a specially trained person will serve our purpose, but in politics we presume that everyone who knows how to get vote knows how to administer a state. When we are ill, we call a trained physician whose degree is a guarantee of a specific preparation and technical competence. We do not ask for क्या है ये, handsomest physician, अच्छा handsomest physician or the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, we should not look for the service or guidance of the wisest and the best. तो सिंपल सा बात है, जब शू मेकिंग का बात आ रहा है तो हमको ट्रेंड पर्सन चाहिए, जब हम बीमार हो रहे हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम बीमार हैं तो हमको ट्रेंड फिजिशियन चाहिए, हमको मतलब जिसके पास एक अच्छा प्रिपरेशन किया हो, जिसने टेक्निकल कॉम्पिटेंस हो जिसके पास, हम लोग उस वक्त तो हैंडसमेस्ट फिजिशियन नहीं खोजते हैं, ठीक है। तो क्या जब मतलब पूरा स्टेट बीमार है, ठीक है, तो शुड वी नॉट लुक फॉर सर्विस और गाइडेंस ऑफ द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। तो ऑथर क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट, एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट, ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ द ऑथर, पढ़ते हैं। पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज हु ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। We need to devise a method of barring incompetence from public office. अच्छा, एंड देखो यहाँ पे as voters select their administrator, eligibility of politician to administer a state cannot be questioned. ये तो पक्का नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि ये मैसेज तो वो देना ही नहीं चाह रहा है। वो तो मतलब कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि एक अच्छे जैसे सूप मेकिंग का एग्जांपल देके, जैसे एक आदमी बीमार हो रहा है उसका एग्जांपल देख के बता रहा है कि एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, एक ट्रेंड सूप मेकर चाहिए, तो वैसे ही स्टेट के लिए भी एक अच्छा मतलब चाहिए। तो इसका आंसर ये हो सकता है ना, वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बैरिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस से इनकॉम्पिटेंस को रोका जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आंसर इज सी। अच्छा, अब एक चीज़ हो सकता है कि ठीक है ये बात सही है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? तो ये क्या कह रहा है कि वी अज्यूम दैट इन डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर स्टेट, एंड उसके कारण हम लोग उसका क्वालिफिकेशन का बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था। यहाँ तो सिर्फ मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर का बात हो रहा था, जो मतलब एक ऐसा पॉलिटिशियन है एडमिनिस्ट्रेटर जो एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए जैसे बाकी फील्ड में लोग क्वालिफाइड हैं। पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब एक सेंस में देखो तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ये दे रहा है ना, इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ये वाला दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि जैसे बाकी जगह पे भी जैसे बाकी जगह पे आपने कुछ मतलब मापदंड बनाए हुए कि हाँ ये चीज़ आपके पास होगा तब आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी बोल रहा है ना कि वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम द पब्लिक ऑफिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस वाज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है? अच्छा ठीक है, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन ही पूछा है। ठीक है, पढ़ते हैं। The poverty line is quite unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India. The poverty line quite unsatisfactory है, ठीक है। It is not only because of its extremely narrow definition of who is poor and the debatable methodology used to count the poor, but also because of more fundamental assumption underlying it. It exclusively relies on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. ये तो इसी बात पे सिर्फ मतलब exclusively rely करता है, इसके बेसिस पे poverty line decide कर लेता है कि किसके पास insufficient income है, किसके पास insufficient purchasing power है। One can better categorize it by calling it income poverty. If poverty is ultimately about deprivation affecting human well-being, then income poverty is only one aspect of it. Poverty of life, देखो यहाँ पे, poverty of life in our view lies not merely in impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity given by social constraint as well as personal circumstances to choose other types of living. Even the relevance of low income, meager possession and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to the role in curtailing capabilities, that is, their role in severely restricting the choices people have to lead variable and valued life. अब ठीक है, आधा पैराग्राफ अगर समझ में भी आया है तो why is the methodology adopted in India to count the poor डिबेटेबल? क्यों मेथोडोलॉजी जो पुअर को काउंट करने के लिए अडॉप्ट किया गया है वो डिबेटेबल है? तो देखो, देयर इज सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी लाइन। अच्छा, देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन कंडीशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर। वाइड डाइवर्सिटी है रूरल एंड अर्बन पुअर में। कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पुअर। अच्छा, पॉवर्टी लाइन है क्या, उस पर कन्फ्यूजन है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देयर इज नो यूनिफॉर्म global standard for measuring income poverty. It is based on the proposition of poverty as meager income or buying capacity. यही आंसर होगा सीधा सीधी। ये तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है ना कि पोवर्टी जो हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो गड़बड़ क्यों है। देखो यहाँ पे, द डिबेटेबल मेथोडोलॉजी यूज टू काउंट पोवर्टी बट ऑल्सो कौन से एजम्पशन पे? इट रिलाइज ऑन द नोशन ऑफ पोवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम एंड इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर। ठीक है, कि मतलब जिसके पास इनसफिशिएंट इनकम है, जिसके पास इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर है, वो पुअर है, एंड उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया गया है। तो ये बात तो क्लियरली लिखा हुआ है, तो बाकी ऑप्शन का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, एंड सो द आंसर इज डी। दिस इज ऑल्सो द आंसर गिवन बाय यूपीएससी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर? ये एकमात्र मेजर कैसा है इनकम पॉवर्टी? तो देखो, ये तो सिंपल सा था ना, 13 का ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डिप्रीवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। अगर मतलब गरीबी है या डिप्रीवेशन है, ठीक है, तो डिप्रीवेशन तो बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है ना। वाई कंसिडरिंग ओनली इनकम पॉवर्टी? वाई देखना है ये कि परचेजिंग पावर मतलब पावर उसके पास है कि नहीं है।
गरीबी या डिप्रीवेशन तो और भी फॉर्म में हो सकता है। तो वही पूछ रहा है कि वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर, तो बिकॉज इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डिप्रीवेशन इग्नोरिंग द अदर। अब देखो बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अदर डिप्रीवेशन इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विथ लैक ऑफ परचेजिंग पावर, फालतू का बात है ये। इनकम पॉवर्टी इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ, तो उससे क्या हो गया, ठीक, इनकम पॉवर्टी है, चेंज हो रहा है समय के हिसाब से। आप मतलब हो सकता है आप एक बार आपके पास पैसा कम हो ज़्यादा हो, ठीक है, ये सही बात है, लेकिन पैराग्राफ क्या बता रहा है, पैराग्राफ कहीं इस बात का जिक्र किया है क्या? नहीं, पैराग्राफ तो ये बोल रहा है ना कि ये सिर्फ एक ही कंसिडरेशन इनकम के टर्म्स में ये सिर्फ बात कर रहा है, इकोनॉमिक पॉवर्टी का सिर्फ बात कर रहा है। इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, जबकि ये स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ। इस ये जब ऑथर बोल रहा है पॉवर्टी ऑफ लाइफ तो उसका क्या मतलब है, हम लोग देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये पॉवर्टी ऑफ लाइफ है ना। तो देखो, द पॉवर्टी ऑफ लाइफ इन आवर व्यू लाइज नॉट merely इन द impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity given by social constraint as well as personal circumstance to choose other type of living। तो यहाँ पे पॉवर्टी ऑफ लाइफ का मतलब lack of opportunity भी है, ठीक है, lack of ये अपॉर्चुनिटी बाई जो सोशल कंस्ट्रेंट के कारण आ रहा है या पर्सनल सर्कमस्टांसेस के कारण आ रहा है। तो पॉवर्टी ऑफ लाइफ में इनकम पॉवर्टी सिर्फ नहीं है, उसके अलावा मतलब और भी अपॉर्चुनिटी का बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो, व्हाट डज ऑथर मीन बाई पॉवर्टी ऑफ लाइफ, तो ऑल डेप्रिवेशन इन ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये तो सही लग रहा है। इम्पोवरिश स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल अर्बन, नहीं भाई। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस, नहीं। मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डेप्रीवेशन, नहीं। सिंपल, ये वाला आंसर तो हम लोग को वही स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है। आपको हो सकता है बाकी ऑप्शन से लगे कि ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर शुड बी बेस्ड प्योरली ऑन मतलब जो भी आपका पैसेज दिया हुआ है। कम से कम 99% चांस में तो यही होना चाहिए कि आपके आंसर पैसेज पे ही बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका आंसर मतलब पैसेज में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यूपीएससी उसको माना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी शायद उसको इन्फर कर रहा है कि हाँ पैसेज ये बोलना चाह रहा है, जबकि एकदम एक्सप्लिसिटली पैसेज में वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा हमने 2023 के क्वेश्चन में देखा था, ठीक। हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि यूपीएससी का जो आंसर है उस आंसर के हिसाब से हम लोग अपना माइंडसेट डेवलप करें, हम लोग उस डायरेक्शन में सोचें, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 14। अब कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या बात कर रहा है, बेस्ड ऑन द एवर पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। कुछ एजम्पशन बोल के क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। In some places in the world, the productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau. Neither new strains nor fancy agrochemicals are raising the yield, nor is there much unfarmed land left that is suitable to be brought under the plow. तो क्या बोल रहा है, इन सम प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कुछ स्टेपल्स का लाइक राइस एंड व्हीट वो अब रुक चुका है ना, स्थिर हो चुका है, कांस्टेंट पे आ चुका है, सैचुरेशन पे। निदर न्यू स्ट्रेन्स नॉर फैंसी एग्रोकेमिकल्स आर रेजिंग द इल्ड, ठीक है, नॉर इज देयर मच अनफार्म्ड लैंड लेफ्ट जो सुटेबल है, जिस पे हम लोग खेती करके ये प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इफ ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यूज टू राइज, सम प्लेसेस विल बिकम अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, उससे ये प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्ट। Much of these change is brought about by affluent farmer in the West and Americas, ठीक है, in the West या फिर Americas. Techniques developed in the West are being adapted in some places to make tropical crops more productive. Tropical crop को productive बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, टेक्निक्स डेवलप किए जा रहे हैं इन द वेस्ट में, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑफ लिटिल यूज़ इफ़ इट इज़ नॉट अडेप्टेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट अप्लाइज एज मच टू द एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स एज इट डज to the latest advances in genetic modification, extending to the
smallholders and subsistence farmer of Africa and Asia the best of today's agricultural practices in such simple matter as how much fertilizer to apply and when would lead to greatly increased availability of food for humanity. So would things like better road, shortage storage facilities to allow for carriage of surpluses to market and reduce wastage. तो यहाँ क्या कह रहा था कि जैसे अफ्रीका एशिया के फार्मर्स को फर्टिलाइज़र वगैरह मतलब अप्लाई करने सिखाया जाए तो दिस विल ग्रेटली इंक्रीज आवर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमैनिटी एंड उसी तरीके से बेटर रोड्स स्टोरेज फैसिलिटी भी मतलब मदद करेगा एंड वेस्टेज को रिड्यूस करेगा एंड सरप्लस को मार्केट पहुंचाएगा. ठीक है. अब इसके बेसिस पे क्या जो ऑथर है वो अज्यूम कर रहा है. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड. क्या एजम्पशन लिया गया है? द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज. पहला, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज आर वैलिड. तो देखो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? बिकॉज इट इज राइटिंग की रिटन हेयर की डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड वर्ल्ड. बताओ कहीं ऐसा लिखा हुआ है? लिख रहा है कि मच ऑफ द टेक्नोलॉजी वो यूज़ किए जा रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, वहाँ के फार्मर्स के द्वारा, वेस्ट के फार्मर्स के द्वारा. मच ऑफ दीज चेंज इज ब्रॉड बाई एफ्लुएंट. ठीक है, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो भी कुछ चेंजेस वगैरह भी आ रहा है वो ज़्यादातर वहाँ पे आ रहा है. ये नहीं लिख रहा है कि वहीं पे कन्फाइंड है. पहला तो ये अजम्पशन तो गलत होगा. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी तो लोग ये यूज़ किए ही है ना. जैसे एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में तो यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो एक लॉजिक हो गया ये. जैसे यहाँ पे वो फर्टिलाइज़र वगैरह ही एग्जांपल दिया हुआ था, तो ये भी एक तरीके का टेक्नोलॉजी तो हुआ ना, जिसके थ्रू क्या कर रहे हो आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो. तो वो बोलना सही नहीं है. दूसरा कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज. नहीं, ये भी नहीं है ना. इसको तो अडेप्ट हुआ ही है. जैसे फर्टिलाइज़र वाला ही एग्जाम्पल पढ़ा हमने, अडेप्ट तो हुआ ही है. अब वैसे ही और भी बाकी सारा कुछ अडेप्ट करवाना है, ये बात है. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वाला ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. क्यों? क्योंकि वो अडेप्ट किया है. ठीक, एंड ये भी गलत है. डेवलपमेंट ऑफ, हाँ दिस इज़ ऑल्सो गलत क्योंकि ये नॉट कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज. मच लिखा हुआ था. ठीक है, तो ध्यान रखना है. तो सो आंसर होगा यहाँ हमारा निदर 1 नॉट 2. अब अगर देखें कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन कैन बी मेड. पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स. फार्मिंग टेक्निक में उनको चेंजेस लाना है. हाँ, ये चीज़ तो पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे वो लोग पहले भी लाए हैं. डेवलप कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड. ये कहाँ से मतलब अज्यूम आप कर सकते हो? ठीक है, ये कहीं भी मतलब आप पूरे पैसेज में अगर आप ये बात पढ़ रहे हो तो आपको कहीं से भी ये चीज़ लगा कि वो लोग मतलब दे हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड. ऐसा कहीं आपको लगा क्या? नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं. क्या अजम्पशन है? तो अजम्पशन 22 का होगा ए. ठीक है, 23 का कह रहा है कि फिर से अजम्पशन पूछ रहा है क्या अज्यूम किया गया होगा. सो ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज. हाँ डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि हम लोग देखें कि प्रोडक्शन रुका हुआ है. एकदम पैसेज के शुरुआत में ही लिखा हुआ था कॉर्पोरेट फार्मिंग इज़ अ वाइबल ऑप्शन फॉर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्री. कहीं जिक्र किया हुआ है, कहीं वो बात किया है, इसका कहीं डिस्कशन ही नहीं है, तो वो कैसे अज्यूम करेगा इसके बारे में. सो स्टेटमेंट फर्स्ट वन इज़ करेक्ट एंड सो आंसर इज़ ओनली 1. ठीक है, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ कुछ पैसेज दिया हुआ है, 2 पैसेज है, 4 क्वेश्चन है. ठीक है, बड़ा पैसेज है. अच्छा ठीक है. Natural selection cannot anticipate future environment on earth. Natural selection cannot anticipate future environments on earth. Therefore, the set of existing organism can never be fully prepared for environmental catastrophe that await life. An outcome of this is the extinction of those species which cannot overcome environmental adversity. This failure to survive in modern terms can be attributed to the genomes which are unable to withstand geological vagaries or biological mishaps, जैसे infection, disease and so on. So in biological evolution on the earth, extinction of species have been a major feature. The earth may presently have up to 10 million species, yet more than 90% of the species have ever lived on earth are now extinct. Once again, the creationist doctrines fail to satisfactorily address why a divine creator will firstly bother to create millions of species and then allow them to perish. Darwinian explanation for extinct life is once again simple, elegant and at once convincing
organism go extinct as a function of environmental or biological assault for which their inheritance deems them ill-equipped. Therefore, so-called Darwinian theory of evolution is not a theory at all. Evolution happens. This is a fact. The mechanism of evolution Darwin proposed, natural selection, is amply supported by scientific data. Indeed, to date, no single geological, botanical, geological and paleontological, genetic or physical evidence have refuted either the central to main Darwinian ideas. If religion is not taken into consideration, Darwinian laws are acceptable just like the laws proposed by Copernicus, Galileo, Newton and Einstein, set of natural laws that explain natural phenomena in the universe. ठीक है बात? So, according to the passage, natural selection cannot anticipate future environment on the earth as species not fully prepared to face the environmental changes that await them will face extinction. Species not fully prepared to face the environmental challenges that await them will face extinction. अच्छा, जो prepared नहीं है to face the environment, ठीक है, ये सही है. All the existing species would get extinct as their genomes will not withstand biological mishap. ऑल लिख के एक तो मतलब सचेत कर रहा है हमको कि नहीं होना चाहिए. दूसरा बात है कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट यहाँ भी लिखा हुआ था ना पैराग्राफ में भी कि हाँ, those species which cannot overcome environmental adversity, this failure in modern terms can be attributed to the genomes which are unable to withstand जियोलॉजिकल वैक्रीज और बायोलॉजिकल मिसहैप. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी सारे एग्जिस्टिंग स्पीसीज का कहाँ बात हो रहा है. ठीक है, कुछ तो होंगे ना जो मतलब वो एडजस्ट कर लेंगे या जिनके में चेंजेस आ जाएगा, जो भी जेनेटिक चेंज चाहिए. इन तो टू तो पक्का नहीं होगा. ठीक है, तो टू किस में है, इसमें है एंड इसमें है. अच्छा ठीक है, आंसर मिल ही गया. ठीक, inability of genome to withstand environmental changes would result in extinction. हाँ सही बात है, ये तो मतलब दिया हुआ है पैसेज में. Extinction of a species is a common feature. हाँ ये भी सही है. So the answer is 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. 1 के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, species not fully prepared to face the environmental changes that await them will face extinction. देखो यहाँ लिखा हुआ है the set of existing organism can never be fully prepared for environmental catastrophe that await life. ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है. अगर मान लो इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ मतलब दिक्कत लग भी रहा है तो एक्सट्रीम वर्ड कुछ यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पहले आपको सचेत होना है एंड सचेत होने के बाद मतलब थोड़ा अलर्ट होके आप चेक करो कि वो स्टेटमेंट क्या यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, ऑल एग्जिस्टिंग स्पीसीज खत्म हो जाएगा, ऐसा बात तो नहीं लिख रहा है ना. ठीक है, सही है यहाँ तक. यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है. ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सारे ऑर्गेनिज्म का बात नहीं हुआ था. ठीक है, उसके बाद the passage suggests that Darwinian theory of evolution is not a theory at all because it does not satisfy the creationist doctrine. अच्छा, the extinction is a function of environment and biological assault. Extinction is the function of environment and biological assault. ठीक है, there are no evidence to refute it. And existence of organism is attributed to a creator. अच्छा, अब ये सारे स्टेटमेंट्स तो ऑब्वियसली पैराग्राफ से लग रहे हैं, लेकिन ऐसा हमने भी पढ़ा है ना कि डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल. ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, देखो तो. Therefore the so called Darwinian theory of evolution is not a theory at all. अच्छा, यहीं पे तो लिखा हुआ है. अब यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं. देखो, the Darwinian explanation for extinct life is once again simple, elegant and at once convincing. क्या convincing कैसे है? Because organism go extinct as a function of environmental or biological assault for which their inheritance deems them ill-equipped, and इसलिए therefore the so-called Darwinian theory is not a theory at all. इसलिए, तो समझ में आ रहा है पैसेज क्यों सजेस्ट कर रहा है? बिकॉज, तो इसलिए वही वाला कारण है, दिस कारण. द एक्सटेंशन इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट. पढ़ा हमने यहाँ पे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the passage the following assumption. ठीक है, only species that have ability to overcome environmental catastrophe will survive and perpetuate. ये assumption तो सही बात है. ठीक है, यही बात तो मतलब पूरे पैराग्राफ में लिख रहा है ना. More than 90% of the species on the earth are in danger
of getting extinct due to drastic change in environment. कहाँ कहीं लिखा हुआ था क्या ये चीज़? And Darwin theory explains all the natural phenomena. सारा natural phenomena Darwin theory explain कर रहा है. ऐसा assume किया है वो, मतलब जो भी ऑथर है ये assume करके लिखा हुआ है, एकदम नहीं. ठीक है, डार्विन थ्योरी तो सिर्फ ये नेचुरल सिलेक्शन वाला चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली ये 90% के कारण 2 तो गलत होगा, तो 2 यहाँ है एंड 3 वाला ठीक है बोल रहा है कि सारा नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है. अब नेचुरल फेनोमेना तो बहुत कुछ आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा. सर आंसर इज 1, दैट इज only species that have ability to overcome environmental catastrophe will survive and perpetuate. ठीक है, फिर एक पैराग्राफ दिया हुआ है एंड वो पैराग्राफ के बेसिस पे बोल रहा है कि उस पैराग्राफ का क्रक्स बताओ कि इसमें से कौन सा जो है वो क्रक्स है. ठीक है, चलो पैराग्राफ पढ़ते हैं. विथ स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल लेवल, स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल लेवल, द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैव गॉन अप एक्सपोनेंशियली. ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली का नंबर बढ़ा है. डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एफ्लुएंस हैव बीन चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न. अच्छा, energy consumption level. People have moved to a higher protein based diet like milk product, fish, meat, all of which need significantly more water to produce than cereal based diets. Increasing use of electronic and electric machine gadgets and motor vehicle need more and more energy and generation of energy needs water. तो मिला जुला के बात क्या कर रहा है? बात कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, लिटरेसी, स्किल लेवल ये सब बढ़ने के कारण मिडिल क्लास फैमिली बढ़ा एंड फिर उनके डाइटरी पैटर्न्स वगैरह चेंज हुए, एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुए. डाइटरी पैटर्न्स में वो जो भी कुछ खा रहे हैं लाइक मिल्क प्रोडक्ट, फिश, मीट, ये सारे कुछ में भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए. एंड जो इलेक्ट्रिक मशीन वगैरह, मोटर व्हीकल, ये वो सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए एंड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ वाटर. यही बात है, ठीक. तो वाटर चल रहा है. अब क्रक्स क्या है देखो. पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विथ द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट. तो उससे क्या हो जाएगा? एनर्जी कंजम्पशन का बात कहाँ गया इसमें? India needs to focus on developing agricultural productivity and capacity for more energy generation in the coming year. And हम लोग जो मतलब खराब कंजम्पशन से लेके चल रहे हैं वो चलते रहें, ऐसा नहीं ना. पढ़ के देखते हैं. modern technological development results in change of culture and social behavior of the people. मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ कल्चर एंड सोशल बिहेवियर. नहीं, सिंपल बात था. वो उनको क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह हुआ, उनको एजुकेशन मिला, स्किल्स मिला, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ तो अब वो खाना कुछ खा रहे हैं जिससे वाटर यूज़ हो रहा है, एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह ये सब यूज़ करने में, उसके लिए भी वाटर चाहिए. वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर. सोचो खुद से अब क्या आंसर होना चाहिए. ऑब्वियसली आंसर डी होगा हमारा. ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो एसेंस क्या मिल रहा है खुद से देखो. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैसेज जो है, इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया ही वाटर है. ठीक है, कि कैसे मतलब वाटर पे मतलब वो आपको फोकस करने का ज़रूरत है. जैसे देखो ना, मतलब उसका डाइट जो वो अभी प्रोटीन बेस्ड डाइट खा रहा है, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, फिश, मीट, इसके लिए भी पानी चाहिए. वो जो इलेक्ट्रिक मशीन, गैजेट, मोटर व्हीकल यूज़ कर रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए एंड एनर्जी की जनरेशन में पानी चाहिए. तो पानी पे ही बात चल रहा है. सो देयर इज़ नीड टू हैव, जस्ट अ सेकेंड, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए इन इंडिया. नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स. ठीक है, चलेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41. ठीक है, देखो. For 2 or 3 generation past, ever increasing number of individuals have been living as worker merely. For 2 or 3 generation past, ever increasing number of individuals have been living as worker merely, not as human being. अच्छा, an excessive amount of labor is rule today in every circle of society. An excessive amount of labor is rule today in every circle of society, with the result that man's spiritual element cannot thrive. Okay, he finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities. He does not want to think, or he cannot even if he wants to. He seeks not self-improvement but entertainment which would enable him to be mentally idle and to forget his usual activities. Therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theatre, more on newspaper, magazine
and crime stories than on serious literature. ठीक है, अब क्या कह रहा है? The passage is based on the idea that men should not work hard. नहीं. The great evil of our age is overstrain. ठीक है. The man cannot think well. नहीं. Man cannot care for his spiritual welfare. Man cannot care. हाँ, ये एक सेंस में सही लग रहा है, बट आंसर ये नहीं हो कि ये क्यों होगा. देखो, क्योंकि सेंट्रल, अगर आप देखोगे ना कि सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का, तो दिखा रहा है कि मैन कितना बिजी है अपने लाइफ में. ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है ना. सो बिजीनेस के बारे में बात हो रहा है, उसके हिसाब से आर आंसर इज बी. फिर मैन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज ही इज़ नॉट इंटेलेक्चुअली कैपेबल. नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है. ही हैज़ नो टाइम टू डू सो. देखो, लिखा हुआ था कि ही हैज़ नो टाइम टू डू सो, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि अगर उसको टाइम मिलेगा तो भी वो नहीं कर रहा है. देखो यहाँ पे कहाँ गया? ही फाइंड्स इट टू स्पेंड, ही डज, एक सेकेंड, हाँ, ही डज नॉट वॉन्ट टू थिंक, और इवन इफ ही कैन, इवन और ही कैन नॉट, इवन इफ ही वॉन्ट्स टू. मतलब टाइम का प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, उसके बाद देखो, इज डिस्ट्रैक्टेड बाई मटेरियलिज्म. नहीं, ये भी नहीं है. ही लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल. ये तो स्टेटमेंट एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है. देखो यहाँ पे कि ही जस्ट अ सेकेंड, ही seeks not self improvement but entertainment which would enable him to be mentally idle and forget his usual activities. ठीक है, तो ये बात है, और यही चीज यहाँ पे लिख रहा है. he loves amusement and is mentally idle. ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, उससे भी हाँ 2 क्वेश्चन है. ठीक है, देखो, the demographic dividend, which has begun in India and is expected to last another few decades, is a great window of opportunity. ठीक है, the demographic dividend is basically swelling in the working age population, which conversely means that the relative ratio of very young and very old will for a while be on the decline. अच्छा, ठीक है. From the experience of Ireland and China, we know that this can be a source of energy and an engine of economic growth. The demographic dividend tends to raise a nation's saving rate, since in any nation it is working age population that is the main saver, and since the saving rate is an important driver of growth, this should help elevate our growth rate. However, the benefits of demographic dividend depends on the quality of the working age population, and this implies bringing back the importance of education, acquisition of skills and human capital. तो demographic dividend पे बात हुआ है. अब कह रहा है कि which of the following would invariably happen in a country when the demographic dividend has begun to operate. जब demographic dividend operate करने लगेगा तो कौन सा इसमें आपको देखने को मिलेगा? invariably happen होगा. So the number of illiterate people will decrease. तो पैसेज तो कहीं इसका बात नहीं कर रहा है, पैसेज तो कहीं इसका बात नहीं कर रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज, बट पैसेज ये पक्का बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ वाइल. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है. ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये लोग का मतलब जो रेट है वो डिक्रीज ये लोग कर रहे हैं. कौन लोग? तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है. सिंपल सा यही तो लिखा हुआ था डायरेक्टली, तो उस हिसाब से सिर्फ 2 होगा हमारा आंसर. ये दोनों का कोई लेना देना नहीं है पैसेज से. ठीक है, नाउ कह रहा है विथ रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन. डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. नहीं, ऐसा नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि मान लो ठीक है, पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन का नंबर बढ़ रहा है. ठीक है, लेकिन अगर ये मान लो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, तब क्या? तब आपको कहाँ से ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा? ये एक पॉसिबिलिटी है ना, ये लोग पोटेंशियल है जिससे ग्रोथ हमको दिखेगा, लेकिन आप मतलब ये श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो? तो ये इन्फ्रेंस आप नहीं निकाल सकते हो. ठीक है, पहला समझ में आ रहा है कि क्यों इन्हें निकाल सकते हैं. दूसरा, प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रोथ फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. हायर एजुकेशन कराने से ही क्या हो जाएगा? स्किल अगर नहीं है तो, और हायर एजुकेशन से आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ? एकदम नहीं. आप ये भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो.
हो सकता है ना, जनरल परसेप्शन हमारा है कि हाँ ये इस चीज़ से बोल देंगे कि अगर हायर एजुकेशन है तो वो एसेंशियल कंडीशन है किसी भी कंट्री का, लेकिन बिना हायर एजुकेशन के स्किल डेवलपमेंट से भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो बात को समझो, बात हमें आंसर जो बताना है वो विथ रेफरेंस टू पैसेज बताना है। पैसेज कहीं भी ये बात नहीं बोल रहा है कि हायर एजुकेशन होगा तो, ठीक है, बहुत कुछ चाहिए ना पैसेज के बेसिस, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, हायर एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो। ठीक, ये सारा कुछ जब होगा तब जाके कहीं आपको रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो क्यों ये वाला स्टेटमेंट भी नहीं होगा? सो आवर आंसर इज नीदर वन नॉर टू। एग्जाम में देखो बार बार मतलब ये क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन को समझना है, देखना है, एंड क्यों नहीं हो रहा है ना, वी आर जस्ट मतलब हम लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी के आंसर के हिसाब से। तो जस्ट ये बात दिमाग में रखो कि क्यों मतलब इसको कैंसिल किया जा रहा है, ये वाला क्यों नहीं हो रहा है। अब नॉर्मल सिनेरियो में देखो, नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग इसको भी मारते हैं, इसको भी टिक मारते हैं, लेकिन बात को समझो, यूपीएससी कह रहा है कि नहीं भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड क्यों नहीं होगा इस पर दिमाग लगाओ। ठीक है, क्योंकि देखो बार बार बात को समझो, 27-28 क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है ना, उसमें आप 27-28 तो नहीं सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले घर में मतलब अपने ऑफिस में बैठ के भी प्रॉपर आंसर नहीं दिए थे। ठीक है, तो आप अगर 23 से 24 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो ये लॉजिक से, आपका काम निकल जाएगा, एंड वो सिर्फ तभी होगा पॉसिबल जब आप यूपीएससी जो आंसर मान रहा है, ठीक है, जैसे इसका 44th का आंसर यूपीएससी के हिसाब से नीदर वन नॉर टू, तो अब आप अपना माइंड सेट डेवलप करो ना कि वो ये क्यों है। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है हमारा लॉजिक बैठे, कहीं कहीं लॉजिक ना बैठे, जैसे इसमें बहुत लोग को लग रहा होगा कि लॉजिक नहीं है जो हम समझा रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या पैसेज ये कह रहा है, ये चीज़, क्या पैसेज ये बात कह रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से रैपिडली आपको रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगा इकोनॉमिक रेट में, या ये बात कह रहा है पैसेज? एकदम नहीं कह रहा है ना। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ आपको तभी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएगा जब, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो, दिस implies कि bringing back importance of education, acquisition of skills and human capital. However, the benefits of demographic dividend depend on the quality of working age population. तो बताओ आप, ये अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है? तो नॉर्मल सिनेरियो में ठीक है, सही लग सकता है, लेकिन आपको आपका आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाट इज रिटन इन द पैसेज। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हम लोग तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था नीदर वन नॉर टू, क्वेश्चन नंबर 44। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ है 51। ठीक है, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, समझते हैं। इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन allowing mankind to benefit by the productivity of machine should lead to a very good life of leisure, and much leisure is apt to be tedious except to those who have intelligent activities and interests. If a leisured population is to be happy, it must be an educated population and must be educated with a view to enjoyment as well as to the direct usefulness of technical knowledge. अब सबसे पहले देखो, ये अंडरलाइंग टोन का मतलब क्या होता है ना, आपको क्या वाइब मिल रहा है, आपको क्या मतलब एक मतलब ऑथर कौन से मूड से इसको लिख रहा है। ठीक है, आपको ऑथर के मूड के बारे में क्या पता चल रहा है, आपको किस तरीके का इससे वाइब मिल रहा है। अंडरलाइंग टोन का मतलब यही होता है। ठीक है, आप क्या सेंस आपको लग रहा है। ठीक है, अंडरलाइंग टोन अगर आ रहा है तो यही मतलब हुआ। मिला जुला के सारा वर्ड्स का मतलब सेम होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वाला हो जाता है ना, कि आप इनडायरेक्टली क्या इसे समझना चाह रहे हो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है बात, तो देखो सिंपल सा बात था, क्या कह रहा है कि अगर मशीन से प्रोडक्शन या मशीन वगैरह आएगा, मशीन आएगा तो फ्री टाइम आएगा, फ्री टाइम आएगा तो वो टीडियस हो सकता है, मतलब बोरिंग हो सकता है ना, लेकिन टीडियस ना हो मतलब बोरिंग नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? तो जो लोग इंटेलिजेंट एक्टिविटी या इंटरेस्ट है जिनको, उनके लिए नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि अगर लीजर्ड पॉपुलेशन, ठीक है, वो हैप्पी होने चाहिए तो वो एजुकेटेड पॉपुलेशन हो, है ना। इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन and must be educated with a view to enjoyment as well as to the direct usefulness of technical knowledge. उन क्या बात कर रहा है? अब देखो, अंडरलाइन टोन प्राप्त करना था ना, कि कौन सा अंडरलाइन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइन टोन ऑफ द पैसेज। देखो, ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हाँ, सही बात है। ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट क्रिएशन ऑफ लेजर। नहीं, कहाँ लिख रहा है ये बात? कहीं बात कर रहा है एन इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लीड्स टू एन इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल। नहीं, एकदम नहीं, कहीं इसका जिक्र नहीं किया है ना। यूज ऑफ हैप्पीनेस, यूज ऑफ मशीन्स शुड बी इनकरेज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लार्ज लेजर्ड पॉपुलेशन। तो मशीन आ जाएगा तो लार्ज लेजर्ड पॉपुलेशन आएगा, लेकिन उससे तो यहाँ पे सीधा कह रहा है ना कि फिर वो भी तो
मतलब लोग के लिए बोरिंग हो जाएगा ना अगर लोग इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़ या इंटरेस्ट वाले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट फिर बचा कि हमारे पास स्टेटमेंट 1A, ठीक है, ए बचा सिर्फ कि ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज़ ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है बात यहाँ तक। एंड अब जो अगर ऑप्शन सी का अगर डाउट लग रहा है या ऑप्शन सी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो एन इंक्रीज इन एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल, कहाँ लिखा हुआ है बताओ? कहीं पैसेज से आपको लगा कि अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो फिर हैप्पीनेस बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ जाएगा, बाकी लोग में हैप्पीनेस लोगों का बढ़ जाएगा, कहीं ऐसा लिखा हुआ है? नहीं। तो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा, ये बार बार बोल रहे हैं एक तरीका है। क्या तरीका? अच्छा, दिस इज़ द आंसर गिवन बाय यूपीएससी, ठीक है, ऑफिशियल आंसर। अच्छा, बार बार तरीका, बस एक ही तरीका है कि आप जो आपको लग रहा है कि एग्जैक्टली ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, उसको कट करो, फिर जो ऑप्शन जा रहा है उस पर थोड़ा सा सोचो एंड फिर टिक मार के आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको 50 बार बोल रहे हैं ना, आप सिर्फ अपना माइंडसेट डेवलप करो यूपीएससी के आंसर के हिसाब से, ठीक है, और कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। बाकी अगर कोई कुछ बोल रहा है तो फिर मतलब ज़बरदस्ती वाला बात है वो ना। इसमें था 53 में कि विद रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? अच्छा, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है, पढ़ लेते हैं जल्दी से पैसेज। इफ प्रेजेंट ब्रिंग्स लेस थ्रिल, इफ प्रेजेंट, अच्छा इफ प्रेजेंट्स, अच्छा प्रेजेंट्स है गिफ्ट, ब्रिंग लेस थ्रिल नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, नाउ दैट वी आर grown up, perhaps it is because we have too much already, or perhaps it is because we have lost the fullness of the joy of giving, or with it the fullness of joy of receiving. Children's fear are poignant, their miseries are acute, but they do not look too forward nor too far backward. Their joys are clear and complete because they have not yet learnt always to add but to every proposition. Acha, perhaps we are too cautious, too anxious and too skeptical. Perhaps some of our cares should shrink if we thought less about them and entered with much single-minded enjoyment into the happiness that come our way. ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है? It is not possible for adult to feel thrilled by present. It is not possible, गलत। कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन रीजन वाई अडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाई प्रेजेंट। देखो लेस थ्रिल्ड का बात कर रहा है ना, देखो यहाँ पे इफ प्रेजेंट ब्रिंग लेस थ्रिल नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, परहैप्स इट इज़ बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी, हम लोग के पास शायद बहुत सारा है, अब ओवरफ्लो कर रहा है, तो हम लोग को कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस चीज़ का, प्रेजेंट्स का, गिफ्ट्स का। ठीक है, बात को समझो। तो एक तो ये कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अडल्ट टू फील थ्रिल्ड, ये तो गलत है, हम लोग लेस थ्रिल हो रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, गलत हो गया। देयर कैन बी मोर देन वन रीज़न, हाँ ये हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न जो बता रहा है ना कि लेस थ्रिल नाउ है दैट वी आर ग्रोन अप, परहैप्स इट इज़ बिकॉज वी हैव, तो शायद करके बोल रहा है, तो और भी तो कारण हो सकता है ना, ये तो शायद यही बताना चाह रहा है। ठीक है, तो आर आंसर इज डायरेक्टली हम लोग को ये होगा, ऑथर डज नॉट नो वाई द अडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाई प्रेजेंट्स। नहीं ना, ऑथर यहाँ पे बता तो रहा है कि शायद हो सकता है कि वी हैव टू मच ऑलरेडी, हमारे पास शायद बहुत है, और परहैप्स इट इज़ बिकॉज वी हैव लॉस्ट द फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ गिविंग, और इट इज़ फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ रिसीविंग। ठीक है, तो यहाँ तो मतलब ये ऑथर 2-3 कारण तो बता ही रहा है, 2-3 कारण तो कम से कम बता रहा है ना, बट देयर कैन बी मोर देन वन रीज़न, ये बात तो ठीक है। तो ऑथर को ऐसा नहीं है कि ऑथर डज नॉट नो, ऑथर नो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अडल्ट हैव लेस कैपेसिटी टू फील द जॉय ऑफ लविंग और बीइंग लव्ड, कहीं मेंशन नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर सी नहीं बी। ठीक है, आंसर होगा बी। अब देखो 53 क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर ऑफ पैसेज इज अगेंस्ट वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट है किस चीज़ के? वरिंग टू मच अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट, बीइंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट्स, इसका तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो थोड़ी बोल रहा है कि प्रेजेंट के बारे में सोचते रहो, गिफ्ट्स के बारे में सोचते रहो, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाई न्यू थिंग्स, द ऑथर of the passage is against not being thrilled। अरे वो यही बात तो बोल रहा है कि न्यू चीज़ से आपको थ्रिल नहीं हो रहा, तो इसके अगेंस्ट में वो कहाँ है? ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियली, द ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियली, नहीं,
बचा कौन, ये बचा सिर्फ, ठीक है। वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। अब देखो ऐसा क्यों, यही वाला आंसर क्यों होगा, वरिंग टू मच अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है कि ये जो चिल्ड्रन, ये लोग कम परेशान हैं या ये लोग ज़्यादा खुश रहते हैं ये सारे कुछ से, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट लुक फॉरवर्ड नॉर टू फार बैकवर्ड। तो मतलब ये बात से यही शायद परसेप्शन आ रहा है ना कि ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब आगे पीछे का सोचते नहीं है, तो वो इसी चीज़ के तो अगेंस्ट है ना ये ऑथर। तो ऑथर इज़ वरिंग अबाउट टू मच अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, तो इस चीज़ के अगेंस्ट है जो हम लोग मतलब चिंता कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, बी आंसर, ए आंसर क्यों होगा 53 का ए, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, फिर दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मेन आइडिया पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में, एंड 61 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड, कौन सा इसमें से इम्प्लाई किया जा सकता है बाय रीडिंग द पैसेज, ठीक है। तो देखो, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of other. The majority of people who fail, जो fail हो जाते हैं, in order to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of other. They permit the newspapers and the gossiping neighbors to do their thinking for them. अच्छा, मतलब ये लोग उनके बारे में सोचे, किनके बारे में, जो लोग बहुत पैसा accumulate नहीं कर पाते हैं। तो ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ, ओपिनियंस चीपेस्ट कमोडिटी है, ठीक है। एवरीवन हैज अ फ्लॉक ऑफ ओपिनियन रेडी टू बी विस्ड अपॉन बाय एनीवन हु विल एक्सेप्ट देम। इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन when you reach decisions you will not succeed in any undertaking. If you are influenced by opinion, when you reach decisions you will not succeed in any undertaking. अब आप इसमें से क्या एम्प्लॉय कर सकते हो, ठीक है, आप क्या निकाल सकते हो इसमें से। So most of the people do not accumulate money for their needs. कहाँ, मतलब ये तो कुछ और ही कह रहा है ना। Most of the people never fail to accumulate money for their needs, ये भी बात नहीं बोल रहा है। There are people who fail to accumulate money for their needs, ठीक है। There is no need to accumulate money, ये तो बात ही नहीं कर रहा है कहीं भी। पैसेज क्लियरली फर्स्ट लाइन से कह रहा है कि देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, एंड वो लोग फिर कहाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, न्यूज़पेपर या गॉसिप्स से, अपने अगल बगल के गॉसिप से वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी सफिशिएंट फॉर देयर नीड्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस ऑफ अदर, ठीक है। तो देखो सारा स्टेटमेंट एक बार पढ़ने पे लगता है ना मतलब कन्फ्यूजन जैसा, लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, ऐसा तो नहीं है। Most of the people never fail to accumulate money for their needs. There are people who fail to accumulate money for their needs, ठीक है, and there is no need to accumulate. ये तो एकदम absurd सा statement है। अब देखो, अगर जिनको इस पे डाउट है, ये ऑप्शन ए पे, वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। ज़्यादा से मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, जनरल ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादातर लोग डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। यहाँ पे तो ये बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो फेल होते हैं ना एक्यूमुलेट करने से, वो दूसरे के मतलब से इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। वो यहाँ ये बात कर रहा है कि इतने लोग फेल किए, अब इतने लोग में ना ज़्यादातर लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी, ये बात कर रहा है ये पैसेज ये नहीं बोल रहा है कि ज़्यादा लोग जो है वो ज़्यादातर लोग मतलब एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है। सो 61 का सी ठीक है। 62 क्या कह रहा है, मेन आइडिया क्या है पैसेज का, सो द पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन ऑफ अदर्स। हाँ यही बात तो कह रहा है ना, मतलब सिंपल सा बात है, पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच मनी एज दे कैन, नहीं ये बात नहीं बोल रहा है। पीपल शुड निदर गिव नॉर एक्सेप्ट द ओपिनियन, ये भी बात नहीं बोल रहा है, ये क्योंकि ओपिनियन देने वाले लोग तो मतलब मुफ्त का देते रहेंगे, यही बात वो कह रहा था पैसेज में। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि ये लोग जो लोग आपको सेव नहीं कर पाते हैं पैसा, उनमें से ज़्यादातर लोग गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। तो वही तो बोलना चाह रहा है ना, मेन आइडिया तो ये है ना कि पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। फिर लास्ट की पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ़ दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल। ये तो फालतू का बात है, ये तो कहीं मतलब कोई मतलब नहीं है ना इसका, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि क्या कह रहा है ऑप्शन, अब वो देखो ऑप्शन कह रहा है पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर, एंड यही हमको पैसेज पढ़ के मतलब एक सेंस मिल रहा था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, पैसेज 2 इसमें एक ही क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा है द सोशल ऑर्डर इज सेक्रेड राइट विच इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट। द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बना रहे, इज द सेक्रेड राइट, पता नहीं सामाजिक व्यवस्था इसको बोलते हैं या क्या। तो सोशल ऑर्डर एक सेक्रेड राइट है विच इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट्स। नेवरदलेस दिस राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर एंड मस्ट देयरफॉर बी फाउंडेड ऑन कन्वेंशन। ये नेचर से नहीं प्राप्त हो रहा है, एंड शुड बी एंड मस्ट देयरफॉर बी फाउंडेड ऑन कन्वेंशंस। ठीक है, अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? कन्वेंशंस आर द सोर्सेस ऑफ राइट ऑफ मैन। हाँ ठीक है, कन्वेंशन से तो सोर्स मिल रहा, तभी तो बोल रहा है ना यहाँ पे कि ये जो राइट का बात हो रहा है ये भी कन्वेंशन से आना चाहिए। सो कन्वेंशंस आर द सोर्सेज ऑफ राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज सोशल ऑर्डर। खुद से सोचो, तो उसी के हिसाब से इसीलिए तो बोल रहा है ना कि सोशल ऑर्डर सेक्रेड राइट है जहाँ से सारा राइट्स आ रहा है। ठीक है, तो राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज सोशल ऑर्डर। जब सामाजिक व्यवस्था बना रहेगा तभी राइट्स को एंजॉय किया जा सकता है। तभी तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही होगा ना कि सोशल ऑर्डर इज सेक्रेड राइट विच इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट। नेवरदलेस दिस राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर एंड मस्ट बी फाउंडेड ऑन कन्वेंशन। तो एक बात पता चल गया कि कन्वेंशन जो है सोर्स ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन है, मैन है, एंड दूसरा कि राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज सोशल राइट, सोशल ऑर्डर। तो ऑप्शन दोनों सही होगा। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑथर का अजम्पशन अबाउट साइंटिफिक रिसर्च इज दैट। अच्छा, कुछ तो अजम्पशन का बात कर रहा है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू ऑथर। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, पैसेज पढ़ते हैं। टू इनकरेज रिसर्च इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। Contemporary universities have encouraged research not only in those cases where research is necessary, but on all sorts of entirely unprofitable subjects as well. Scientific research is probably never completely valueless, however silly and insignificant it may seem. However mechanical and unintelligent the labors of the researchers, there is always a chance that the results may be of value to investigator of talent who can use the facts collected for him by uninspired but industrious researcher as the basis of some fruitful generalization. But where research is not original but consists in the mere rearrangement of the existing material, where its object is not scientific but literary or historical, then there is a risk of whole business becoming merely futile. तो रिसर्च के बारे में कहीं तो बात कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑथर का एजम्पशन क्या है अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। इट इज़ नेवर वेरी वैल्यूएबल। नहीं, वो ये बात तो मान ही नहीं रहा है। इट इज़ समटाइम वेरी वैल्यूएबल। अच्छा, कैसे? वो तो मतलब साइंटिफिक रिसर्च के बारे में तो वो ये बात बोल रहे हैं ना कि वो आपको भले ख़राब लगे अच्छा लगे उसका कुछ तो वैल्यू होगा। तो इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू। हाँ, ये बोल रहा है कि कभी भी वो बिना वैल्यू का नहीं होगा, उसका कुछ तो वैल्यू होगा। वो ये चीज़ एज्यूम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? इट इज़ ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल। पता नहीं बहुत वैल्यूएबल हो नहीं हो, लेकिन ये बात तो तय है कि जो आपको लग रहा है कि अरे इसका तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, ये फालतू सा रिसर्च था, ऐसे वैसे, नहीं, उसका भी वो भी ऐसा नहीं होगा कि वो बिना वैल्यू के होगा। इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, उसका कुछ तो वैल्यू होगा। एंड ये बहुत बार देखने को मतलब मिला पैराग्राफ में ना कि however silly and insignificant it may seem, however mechanical and unintelligent, there is always a chance that results may be of value. है ना, हमेशा चांस है, ऑलवेज अ चांस। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 71 ना। ठीक है, 72 क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू ऑथर नॉट मेनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। अकॉर्डिंग टू ऑथर नॉट मेनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी of value to an intelligent investigator. A research result is always valuable to an intelligent investigator. Any research result can be of value to an intelligent investigator. A research result must always be of some value to an intelligent investigator. अब स्टेटमेंट तो सारे मतलब एक दूसरे से रिलेटेड टाइप के लग रहे हैं, सो कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। देखो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि नहीं, देखो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट रिजल्ट मे बी ऑफ वैल्यू टू द इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट।
है ना, who can use the facts collected for him by uninspired but industrious researcher as the basis of some fruitful generalization. तो क्या बोल रहा है कि there is always a chance that result may be of value to intelligent investigator. ठीक है, तो अब पढ़ो ये बात, any research result can be of value to an intelligent investigator. ठीक है, ये तो हमको सही लग रहा है. अब देखो, a research result is always valuable to an intelligent result. यहाँ can be लिख के तो थोड़ा सा मतलब फेवर वाला बात किया, तो always लिख के तो एक्सट्रीम वाला स्टेटमेंट गलत. Not many research result can be value, ये तो गलत बात ही बोल रहा है ना. A research result must always be of some value to an intelligent, है ना. क्या बोल रहा है, देखो, देर इज अ चांस दैट रिजल्ट मे बी ऑफ वैल्यू. चांस का बात कर रहा है यहाँ पे, उसके लिए कैन यूज करके हमारा काम आसान कर दिया है. यहाँ पे बोल रहा है ऑलवेज सम वैल्यू टू एन इन्वेस्टिगेटर, तो ये नहीं होगा. समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है कि हमेशा एक चांस है, ऑलवेज अ चांस है. अब जब चांस का बात आ रहा है तो कैन कुड आप यूज़ करोगे, आप ऐसे ही ना समझ सकते हो कि हाँ हो सकता है, कि मतलब हमेशा एक तो चांस होता है कि आप इसको यूज़ करो. यहाँ बोल रहा है कि ऑलवेज भी हमेशा सम वैल्यू का होगा ही होगा, नहीं, हमेशा चांस होगा. ठीक है, तो ये बात सही है. अच्छा, एंड इसी में जो पहला क्वेश्चन था ना हमारा कि ऑथर का अजम्पशन को लेके, तो देखो इट इज़ अबाउट साइंटिफिक रिसर्च, तो इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू. ये देखो, ये यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है. कहाँ गया, हाँ, साइंटिफिक रिसर्च इज प्रोबेबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस, कभी भी वो वैल्यूलेस नहीं होता है, नेवर. ठीक है, तो ये बात वो अज्यूम कर रहा है, एंड ये बात हमको यहाँ से पता चल रहा है. ठीक है, अब लास्ट ये क्वेश्चन है 2022 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द रैशनल लास्टिंग सोल्यूशन. अच्छा, सोल्यूशन का बात कर रहा है. ठीक है, चलो. सो हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, how best can the problem of floods and drought be addressed so that the losses are minimal and the systems become resilient. How best can the problem of floods and drought be addressed so that the losses minimal हो and system resilient हो. ठीक है, कैसे? So in this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% of annual precipitation, during 120 days, June से September, and too little for the remaining 245 days. तो 120 दिन में उसको 75% एनुअल प्रेसिपिटेशन का मिल जा रहा है, एंड बहुत कम अमाउंट मिलता है 275 दिन में. This skewed water availability has to be changed, has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. अब ये जो स्क्यूड वाटर अवेलेबिलिटी है, इसको मैनेज करना होगा, रेगुलेट करना होगा फॉर कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर. पहला, कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कनाल्स अक्रॉस द कंट्री, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इंटरलिंकिंग रिवर अक्रॉस द कंट्री, बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वीफर. सीधा बात है, यहाँ पे आपको अगर ये आप पूरा पैसेज पढ़ो, एक सेकेंड इरेज करने दो, पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको सिर्फ वाटर पता चल रहा है, एंड वो भी वाटर कैसे, थ्रू प्रेसिपिटेशन, है ना, बारिश के से मतलब जो पानी हो रहा है उसका बात हो रहा है. एक टाइम पे आपको बहुत मतलब 120 डेज पे आपको 75% ऑफ वाटर मिल जा रहा है, मतलब टू मच वाटर हो जा रहा है. 245 पे आपको बहुत कम वाटर हो रहा है. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ये जो स्क्यूड वाटर अवेलेबिलिटी है उसको मैनेज करना है, वाटर मैनेजमेंट का बात हो रहा है. अब आप खुद बोलो, इससे मैनेज तो हो जाएगा वाटर, लेकिन ये सिर्फ आप एक काम कर रहे हो कि नहीं, मैनेज तो हो रहा है इससे भी. कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक एंड कनाल अक्रॉस द कंट्री, हो तो जाएगा मैनेज वाटर इससे, लेकिन आप सोचो मतलब एक तरफ आप सिर्फ काम कर रहे हो, इसमें मतलब आप जो बारिश का बात हो रहा है वो वाला फैक्टर इसमें इंक्लूड हो पा रहा है क्या? ठीक, बट यहाँ ऑप्शन देखो, बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वीफर, ऐसा व्यवस्था बनना चाहिए, है ना. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है, मतलब तो पहला बात तो ये हो गया. दूसरा, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अक्रॉस द कंट्री, फिर कुछ भी बोल रहे हैं हम लोग. चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब ये तो एकदम मतलब फालतू वाला स्टेटमेंट हो गया. अब इंटरलिंकिंग रिवर भी मतलब इस सेंस में देखो तो मतलब फालतू वाला ही बात है ना, फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तो हमारा 73 का डी है, एंड दिस इज द आंसर गिवन बाई यूपीएससी. एंड हम लोग समझ भी सकते हैं कि जब बारिश हो रहा है तो वहाँ पे तो बारिश होगा, अगर बहुत अच्छे से पानी परकोलेट करेगा तो एक्वीफर हमारा रिचार्ज करेगा. साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम बफर स्टॉक मतलब वाटर का मतलब बफर स्टॉक कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग डैम्स. अब यहाँ पे प्रॉपर एकदम लिख रहा है कि कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स कनाल्स अक्रॉस द कंट्री, कोई मतलब नहीं है ना. ठीक है, सो हमारा आंसर ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ये हमारे पैसेज को रिप्रेजेंट भी कर रहा है. ठीक है, पैसेज के हिसाब से ये हमारा प्रैक्टिकल है, रैशनल है एंड लास्टिंग सोल्यूशन है.
ठीक है बात, क्योंकि अगर एक्वीफर में जा रहा है तो यही पानी फिर रिसाइकल होके मिलेगा हमें, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर 2022 का था ये, हाँ 2022 का जो सी सेट पेपर 2 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चंस था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।